रतन नवल टाटा, भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रिय उद्योगपतियों में से एक, ने न केवल एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि अपनी सादगी, दयालुता और परोपकारिता के माध्यम से लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई। उनकी कहानी एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा है जो कठिनाइयों, दृढ़ संकल्प और असाधारण नेतृत्व की गवाही देती है। रतन टाटा के जीवन, उनके शुरुआती वर्षों, करियर, उपलब्धियों और उनके अमर योगदान को। प्रारंभिक जीवन और परिवार। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, तत्कालीन बॉम्बे में एक पारसी ज़ोरोआस्ट्रियन परिवार में हुआ था। उनके पिता नवल टाटा, टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के दत्तक पुत्र थे और उनकी मां सूनू टाटा, जमशेदजी टाटा की भतीजी थीं। रतन टाटा का परिवार शुरू से ही भारत के औद्योगिक और परोपकारी इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनके दादा हरमुसजी टाटा भी टाटा परिवार का हिस्सा थे। रतन टाटा का बचपन सुख सुविधाओं से भरा था। वे मुंबई के मध्य में स्थित टाटा पैलेस में पले बढ़े, जहां 50 नौकर उनकी देखभाल करते थे। उन्हें एक रोल्स रॉयस कार में स्कूल ले जाया जाता था, जो उस समय की विलासिता का प्रतीक थी। लेकिन उनके बचपन में चुनौतियां भी थीं। जब रतन केवल 10 वर्ष के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया। इस घटना ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। इसके बाद उन्हें और उनके छोटे भाई जिमी टाटा को उनकी दादी नवजबाई टाटा ने पाला। नवजबाई एक सख्त और अनुशासित महिला थीं, जिन्होंने रतन में नैतिक मूल्यों और अनुशासन की भावना पैदा की। रतन टाटा की सौतेली मां सिमोन टाटा और सौतेले भाई नोएल टाटा भी उनके पारिवारिक जीवन का हिस्सा थे। हालांकि उनके परिवार में धन और प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं थी। रतन का बचपन दोस्तों की कमी और एकांत से भरा था। उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया था कि उनकी दादी ने उन्हें और उनके भाई को बहुत संरक्षित माहौल में रखा, जिसके कारण उनके पास ज्यादा दोस्त नहीं थे। इस दौरान रतन ने पियानो बजाना सीखा और क्रिकेट खेला, जो उनके बचपन के कुछ पसंदीदा शौक थे। शिक्षा। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल में शुरू हुई और बाद में उन्होंने कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद वे शिमला के बिशप कॉटन स्कूल गए और फिर न्यूयॉर्क शहर के रिवरडेल कंट्री स्कूल में पढ़ाई पूरी की, जहां से उन्होंने 1955 में हाई स्कूल की डिग्री प्राप्त की। 1955 में 17 साल की उम्र में रतन टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 7 साल तक आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 1962 में उन्होंने आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री हासिल की। कॉर्नेल में पढ़ाई के दौरान रतन ने न केवल तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि एक वैश्विक दृष्टिकोण भी विकसित किया, जो बाद में उनके करियर में महत्वपूर्ण साबित हुआ। कॉर्नेल के बाद रतन टाटा लॉस एंजल्स में कुछ समय के लिए रुके, जहां उन्होंने वास्तुकार ए क्विंसी जोन्स के साथ जोन्स एंड एमंस फर्म में काम किया। लॉस एंजल्स में बिताए गए वर्ष उनके जीवन के सबसे खुशी के पल थे। उन्होंने बताया कि उन्हें वहां का मौसम, नौकरी और स्वतंत्र जीवन बहुत पसंद था। इस दौरान वे एक अमेरिकी युवती से प्यार में पड़ गए और शादी करने के करीब थे, लेकिन उनकी दादी की बीमारी के कारण उन्हें भारत लौटना पड़ा। उनकी होने वाली दुल्हन के माता पिता भारत चीन युद्ध 1962 के कारण भारत आने को तैयार नहीं हुए और ये रिश्ता टूट गया। रतन टाटा ने बाद में कहा कि वे 4 बार शादी के करीब पहुंचे, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से पीछे हट गए। वे आजीवन अविवाहित रहे। 1975 में रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया, जिसने उन्हें व्यवसाय प्रबंधन में गहरी समझ प्रदान की। यह शिक्षा उनके भविष्य में टाटा समूह के नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। टाटा समूह में शुरुआत। 1962 में रतन टाटा ने टाटा समूह में अपने करियर की शुरुआत की। उनकी पहली नौकरी टाटा स्टील के जमशेदपुर संयंत्र में थी, जहां वे ब्लू कॉलर कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करते थे। उन्होंने चूना पत्थर को फावड़े से उठाने और ब्लास्ट फर्नेस में काम करने जैसे कठिन कार्य किए। यह अनुभव उनके लिए एक महत्वपूर्ण सबक था, क्योंकि इससे उन्हें कंपनी के हर स्तर पर काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिला। एक बार जब वे टाटा स्टील में काम कर रहे थे, एक वरिष्ठ कर्मचारी ने उनसे कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम ये नहीं सोचते कि तुम यहाँ से सीधे डायरेक्टर के ऑफिस में पहुंच जाओगे। इस टिप्पणी ने रतन को चुनौती दी और उन्होंने इसे प्रेरणा के रूप में लिया। उन्होंने मेहनत से काम किया और धीरे धीरे टाटा समूह में अपनी जगह बनाई। 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड नेल्को का डायरेक्टर इंचार्ज बनाया गया। उस समय नेल्को आर्थिक संकट से गुजर रही थी। रतन टाटा ने उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन को बेहतर करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन आर्थिक मंदी और यूनियन समस्याओं के कारण यह प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हुआ।
1977 में उन्हें एम्प्रेस मिल्स, टाटा समूह की एक और संघर्षरत इकाई में स्थानांतरित किया गया। यहाँ भी उन्होंने सुधार के लिए प्रयास किए, लेकिन आर्थिक चुनौतियों ने उन्हें सफल होने से रोका। टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति। 1991 में जब जे.आर.डी. टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि उस समय टाटा समूह कई स्वतंत्र रूप से संचालित कंपनियों का एक समूह था, जिनके प्रमुखों को जे.आर.डी. टाटा के नेतृत्व में काफी स्वायत्तता प्राप्त थी। रतन टाटा की नियुक्ति को कई वरिष्ठ नेताओं ने संदेह की नजर से देखा, क्योंकि उनकी पिछली परियोजनाएं पूरी तरह सफल नहीं हुई थीं। रतन टाटा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और टाटा समूह को एक एकीकृत और वैश्विक व्यापारिक शक्ति में बदलने का बीड़ा उठाया। उन्होंने कई सुधार लागू किए, जैसे कि रिटायरमेंट की उम्र निर्धारित करना, सभी सहायक कंपनियों को समूह कार्यालय को रिपोर्ट करने का आदेश देना और टाटा ब्रांड को मजबूत करने के लिए लाभ का योगदान करने की नीति लागू करना। इन नीतियों ने शुरू में प्रतिरोध का सामना किया। दृढ़ नेतृत्व ने समूह को एक नई दिशा दी। वैश्विक विस्तार और उपलब्धियां। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने भारत केंद्रित व्यवसाय से एक वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में कदम बढ़ाया। उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से कुछ प्रमुख अधिग्रहण थे। 1. टेटली टी। 2000 टाटा टी ने यूके आधारित टेटली टी को $450 मिलियन में अधिग्रहित किया। यह टाटा समूह का पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण था और इसने टाटा टी को वैश्विक चाय बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। 2. कोरस ग्रुप। 2007 टाटा स्टील ने एंग्लो डच स्टील निर्माता कोरस ग्रुप को $12 बिलियन में खरीदा। यह भारत के कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा सौदा था और इसने टाटा स्टील को दुनिया की शीर्ष स्टील कंपनियों में शामिल कर दिया। 3. जगुआर लैंड रोवर। 2008 टाटा मोटर्स ने फोर्ड मोटर कंपनी से जगुआर और लैंड रोवर ब्रांड्स को $2.3 बिलियन में अधिग्रहित किया। यह सौदा उस समय जोखिम भरा माना गया था, लेकिन रतन टाटा के नेतृत्व में जगुआर लैंड रोवर ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की और टाटा मोटर्स की वैश्विक पहचान बनाई। 4. टाटा नैनो। 2008 रतन टाटा का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट टाटा नैनो था, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में लॉन्च किया गया। इस कार का विचार तब आया जब रतन टाटा ने मुंबई में बारिश के दौरान एक परिवार को दोपहिया वाहन पर असुरक्षित यात्रा करते देखा। नैनो का उद्देश्य मध्यम वर्ग के भारतीय परिवारों को सुरक्षित और सस्ती कार प्रदान करना था। हालांकि नैनो व्यावसायिक रूप से उतनी सफल नहीं हुई जितनी उम्मीद थी, लेकिन इसने रतन टाटा की नवाचार और सामाजिक प्रभाव की सोच को दर्शाया। 5. टाटा इंडिका। 1998 भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका रतन टाटा की दृष्टि का परिणाम थी। कई लोगों ने कहा कि बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के यह संभव नहीं होगा, लेकिन रतन टाटा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इंडिका को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह की आय 1991 में $5.7 बिलियन से बढ़कर 2012 तक लगभग $100 बिलियन हो गई। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी IT कंपनी के रूप में स्थापित किया गया और टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी बनी। परोपकार और सामाजिक योगदान। रतन टाटा न केवल एक सफल उद्योगपति थे, बल्कि एक समर्पित परोपकारी भी थे। टाटा समूह की परंपरा के अनुसार उन्होंने अपने धन और संसाधनों का बड़ा हिस्सा सामाजिक कल्याण के लिए समर्पित किया। टाटा ट्रस्ट्स, जिनमें सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट शामिल हैं, टाटा सन्स में 66% हिस्सेदारी रखते हैं। इन ट्रस्टों के माध्यम से रतन टाटा ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सामाजिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा। 2010 में टाटा समूह ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में टाटा हॉल नामक एक कार्यकारी केंद्र के निर्माण के लिए $50 मिलियन का दान दिया। कॉर्नेल टेक में टाटा इनोवेशन सेंटर भी उनके नाम पर है, जो एक बिजनेस इंक्यूबेटर के रूप में कार्य करता है। स्वास्थ्य। रतन टाटा ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई पहल शुरू की। 2023 में उन्होंने मुंबई में भारत का पहला अत्याधुनिक स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल खोला, जो पालतू जानवरों के लिए उन्नत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है। पशु कल्याण। रतन टाटा का जानवरों, विशेष रूप से कुत्तों के प्रति प्रेम जगजाहिर था। उन्होंने टाटा समूह के मुख्यालय बॉम्बे हाउस में एक समर्पित केनल बनवाया, जहां आवारा कुत्तों को आश्रय और देखभाल दी जाती है। ग्रामीण विकास। टाटा ट्रस्ट्स ने सीमित संसाधनों वाले समुदायों के लिए जल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई परियोजनाएं शुरू की।
रतन टाटा ने अपनी व्यक्तिगत बचत को 40 से अधिक स्टार्टअप्स में निवेश किया, जिनमें स्नैपडील, ओला कैब्स और डॉगस्पॉट जैसे नाम शामिल हैं। उनके निवेश का उद्देश्य न केवल वित्तीय लाभ था, बल्कि युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और नवाचार को बढ़ावा देना भी था। पुरस्कार और सम्मान। रतन टाटा को उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कुछ प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं: पद्म भूषण 2000, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पद्म विभूषण 2008, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ऑस्लो बिजनेस फॉर पीस अवार्ड 2010, सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान के लिए। नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2014, यूनाइटेड किंगडम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। असम वैभव 2021, असम सरकार द्वारा प्रदान किया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान। व्यक्तिगत जीवन और मूल्य। रतन टाटा एक सादगी भरा जीवन जीते थे। वे मुंबई में एक साधारण घर में रहते थे और टाटा सेडान कार चलाते थे। वे मीडिया की सुर्खियों से दूर रहना पसंद करते थे और अपने निजी जीवन को निजी रखते थे। उनकी दिनचर्या में किताबें पढ़ना, संगीत सुनना और अपने पालतू कुत्तों के साथ समय बिताना शामिल था। उनका नेतृत्व दर्शन नैतिकता, पारदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी पर आधारित था। उन्होंने एक बार कहा था, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। यह दृष्टिकोण उनकी जोखिम लेने की क्षमता और दृढ़ता को दर्शाता है। निधन और विरासत। 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में रतन टाटा का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। उनकी मृत्यु की खबर ने पूरे भारत को शोक में डुबो दिया। टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने उनके निधन पर कहा, रतन टाटा एक असाधारण नेता थे, जिनके योगदान ने न केवल टाटा समूह को बल्कि पूरे राष्ट्र को आकार दिया। रतन टाटा की विरासत केवल व्यापारिक सफलताओं तक सीमित नहीं है। उन्होंने दिखाया कि नैतिकता, दयालुता और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ व्यापार किया जा सकता है। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सपने देखता है और कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ता है। रतन टाटा न केवल भारत के रतन थे, बल्कि एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपनी जिंदगी से दुनिया को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाया।